प्रश्न हमारे दिमाग में हमेशा आता है कि हमारे क्रांतिकारी या हमारे पूर्वज इतने ब्रेव थे तो वो अपने उद्देश्य में पूरे तरीके से कभी सफल क्यों नहीं हो पाए, कि क्यों ऐसा होता था कि हम लोग जो चाहते थे वो हमें मिल नहीं पाता था, या जिस काम को हम करने चाहते थे उस काम को हम शायद इतने अच्छे तरीके से कर क्यों नहीं पाते थे। अब चाहे आपको मैं मध्यकालीन भारत के इतिहास में बताऊं कि जब विदेशी आक्रांताओं ने भारत के ऊपर हमला किया और तब हमने उसका प्रतिकार किया, तो क्यों हमारा वो प्रतिकार उतना प्रबल नहीं था, या था तो फिर उसको किस तरीके से इस तरीके से कैसे बताया गया। और दूसरा ये था कि जब अगर मैं आधुनिक भारत के कंटेक्स्ट में आपको ये बताऊं तो आप यहाँ ये पाएंगे कि जो अंग्रेज़ों के प्रति जो हमारा जो प्रतिकार था और वो सब था, तो वो उतना या बेहतर नहीं था, या ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हम लोग शायद अपने उद्देश्य में यानी देश को आज़ाद करा पाने में सफल नहीं हुआ। देखिए, इसकी ना समीक्षा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये इतिहास में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको इसके लिए नीचा दिखा दिया जाता है। आपको एक हारी हुई कौम, एक हारा हुआ वर्ग घोषित कर दिया जाता है और बता दिया जाता है कि आप लोग कभी भी जीतने के काबिल थे ही नहीं। देखिए, कुछ आज इसको थोड़ी समीक्षा करते हैं, है ना, और जानते हैं कि ऐसे क्या कारण रहे जिनकी वजह से वाकई ऐसा हुआ कि हम लोग हारे हुए थे या नहीं थे। देखिए, सबसे पहला कारण होता है इतिहास का लेखन। हमारे भारतीयों ने जो भी इतिहास लिखा और जो भी नेशनलिस्ट इंडियंस थे यानी कि राष्ट्रवादी भारतीय थे, उनके इतिहास को एक तरीके से दरकिनार कर दिया गया। ठीक है, जो भी वामपंथी इतिहासकारों ने इतिहास लिखा वो, और जो भी अंग्रेज़ हमारे लिए इतिहास का पोथरा छोड़ के गए, हमने उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट किया। और एक बड़ी विडंबना और देखिए कि अंग्रेज़ों का गलत इतिहास तो हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, पर कुछ ऐसे अंग्रेज़ भी थे जो अच्छा इतिहास छोड़ के गए थे। जैसे कि राजस्थान के केस में कर्नल जेम्स टॉड का लिखा हुआ एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान, और ये जॉर्ज गियर्सन, इब्राहिम गियर्सन और एलपी टेसेटोरी वगैरह जो बीकानेर वगैरह में रहे और उन्होंने यहाँ पे इतिहास लगाया, तो उनके इतिहास को हमने बिल्कुल वैल्यू नहीं करी, जबकि उसमें उन्होंने इंडियंस की बहुत भर के तारीफ़ करी और बताया कि किस तरीके से यहाँ पे लोग बहुत ब्रेव हुआ करते थे। बट आप सोच के देखिए कि वो इतिहास हमने सिस्टमेटिकली हटा दिया। तो सबसे पहला जो कारण मुझे लगता है इसकी समीक्षा करने पर वो ये है कि इतिहास का लेखन इतने सिस्टमेटिक तरीके से किया गया कि उसमें कभी हमें हमारी शक्ति के बारे में कभी हमें मतलब समझने का ही मौका नहीं दिया उन्होंने। ठीक, दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि इतिहास का एक तो लेखन ख़राब था, और दूसरा ये था कि एक जो पीढ़ी जो पढ़ाने वाली आई ना, उसने भी क्या किया कि बच्चों को कभी इतिहास के बारे में एक क्यूरियोसिटी जो थी ना, वो उनके दिमाग में कभी जगाई ही नहीं। उन्होंने कभी प्रश्न नहीं किए कि चीज़ें ऐसी थीं तो ऐसी क्यों थीं, है ना, कि अगर इंसान का विश्वास प्रबल हो तो पत्थर भी पानी पर तैर जाता है। भाई, ये बात हमें क्यों नहीं बताई गई? भाई, हमें क्यों नहीं बताया कि विश्वास से सारी चीज़ें चलती हैं, ये दुनिया पूरी विश्वास पे टिकी हुई है। अच्छा, इस बात को जो विदेशी आक्रांता और जो अंग्रेज़ थे ना, वो अच्छे से जानते थे। इस वजह से उन्होंने कभी हमें हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं होने दिया। सबसे एक इम्पॉर्टेंट काम जो उन्होंने किया वो ये था कि उन्होंने कभी आपको आपके ऊपर ही विश्वास होने से वंचित कर दिया, जिससे आप आपके खुद के ऊपर कभी बिलीव रख ही ना सकें। और चूँकि हमें इतिहास इस तरीके से पढ़ाया गया कि हमने कभी उसके बारे में प्रश्न भी नहीं पूछे। हमें पढ़ा दिया गया कि एक भारत के काफ़ी ब्रेव वो थे, उनका नाम नहीं ले रहा मैं, सेना नायक, वो ब्रेव तो थे, पर जब विदेशी आक्रांता से लड़ने की बारी आई तो वो वहाँ गलती कर गए, वो वहाँ गच्चा खा गए। उनको पता ही नहीं था कि किस तरीके से लड़ना। अरे भैया, अगर ब्रेव थे तो वो सारी चीज़ों का एक प्लानिंग करते हैं। ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से 2 बार बैटल ऑफ तरेन लड़े, है ना, और आप हमेशा उनके हार की समीक्षा हम पे करवा लेते हो। आपने कभी आज तक ये क्यों नहीं पूछा कि भाई वो व्यक्ति सिर्फ 25-26 साल के थे जब उन्होंने लगभग पूरा उत्तर भारत जीत लिया था, तो आप उनकी जीत की समीक्षा क्यों नहीं कराते? आप उनकी जीत की रणनीति के ऊपर प्रश्न क्यों नहीं पूछते हो? आपको उनकी हार की समीक्षा क्यों करानी? अगर आप उस तरीके से देखो, इतिहास के लेखन का एक तरफा जो रूप आपको दिखाया गया, वो इस तरीके से इतिहास ना केवल लिखा गया बल्कि पढ़ाया भी इसी तरीके से गया, और वही लोग इंटेलेक्चुअल कहलाए थे। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि
एक होता है भाग्य, एक आपको बचपन से पढ़ाया गया होगा कि फॉर्च्यून फेवर्स ब्रेव। आई स्ट्रांगली अपोज इट। अगर भाग्य इतना ही ब्रेवों का यानी कि वीरों का साथ देने वाली होती तो क्यों भाग्य ने सुभाष चंद्र बोस का साथ नहीं दिया, क्यों भाग्य ने चंद्रशेखर आज़ाद का साथ नहीं दिया, क्यों भाग्य ने भगत सिंह का साथ नहीं दिया, और क्यों भाग्य ने 1920 में जब पूरा भारत एकजुट हो गया था इसके लिए मूवमेंट के लिए जो गांधी ने चलाया था पहला, तो उसके लिए हम लोग जब एकजुट हो गए तब देश को आज़ादी क्यों नहीं मिली। और ऐसे मध्यकालीन भारत के अगर मैं इतिहास उठा के देखूं तो आपको मैं ऐसे 500 सैनिक बता दूँ, सेना नायक बता सकता हूं जो बहुत ज़्यादा ब्रेव थे और बावजूद उसके भाग्य ने कभी उनका साथ नहीं दिया। तो ये बात बताना कि फॉर्च्यून ऑलवेज फेवर्स ब्रेव, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, ना आप भी इस बात से सहमत होंगे, बाकी आपकी मर्जी है। और तीसरा एक सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे लगता है वो है हमारी खुद लोगों की इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब ये कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ये वीडियो आएगा, ये वीडियो कब चला जाएगा, 100-200 लोग देखेंगे, 10-5 लाइक करेंगे और लोगों से शायद वो भी नहीं होगा, है ना। वो नाली में जाएगा ये वीडियो, आई नो दैट, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता इस बात से। और दुख इस बात से होता है कि हम लोगों का जो इग्नोरेंस है ना वो एक बहुत बड़े लेवल पर है। हम लोगों को फ़र्क भी नहीं पड़ता चीज़ों से। हमें जैसा इतिहास पढ़ाया गया, जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है वो भाई उसे अपोज़ करना है, स्वाभाविक है। और जो दूसरा पढ़ा लिखा वर्ग है जिससे उम्मीद करी जा सकती है कि वो चीज़ों को शायद समझे और चीज़ों को समझने की कोशिश करे, तो उन्हें भी नहीं समझे। तो इसकी वजह से हमारा जो पूरा इतिहास का पूरा सब कुछ पास्ट का कचरा कर रखा होता, और इस वजह से भी जो हमारे क्रांतिकारी या हमारे जितने भी सेनानायक थे उनको जो सपोर्ट मिलना था वो सपोर्ट उस वर्ग में भी नहीं मिला, उस दौर में भी नहीं मिला और इस दौर में भी उनको नहीं मिला। अब चौथे और बहुत सारे छोटे मोटे ऐसे कारण हैं, जैसे उनके पास कभी उतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे, हथियार नहीं थे, असले नहीं थे, वो चीज़ें नहीं थी, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि लोगों का सपोर्ट नहीं हुआ करता था और उस सब के बावजूद भी वो लड़ा करते थे। और एक लास्ट में जाते जाते एक सबसे बड़ा रीज़न ये है जो आज के दौर में भी था और तब भी था, हमको ना एंड रिज़ल्ट से बड़ा फ़र्क पड़ता है। आज भी अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो हम जैसे किसी युद्ध के बारे में हम बात करते हैं तो हम जानना चाहते हैं कि उस युद्ध में जीता कौन। अरे यार, जीतना हारना युद्ध का पार्ट होता है ना। इम्पॉर्टेंट होता है कि उस युद्ध में कोई लड़ा कैसे है। पर हमें सिस्टमेटिकली हमारे दिमाग से, और आजकल तो ये बहुत ही ज़्यादा हो गया आज के दौर में, मतलब आज का ऐसा दौर आ गया है जिसमें आपको हर चीज़ हर जंग पहली बार में जीतने के सिखाया जाएगा कि अरे वो तो बहुत मूर्ख है उनकी नज़रों में जो जंग में 4 बार आया और 4 बार लड़ा। नहीं, उनकी जो नज़रों में वही बुद्धिमान है जो जंग में पहली बार आया, पहली बार लड़के जीत गया, फिर उसके बाद जीवन में आने वाली समस्याओं को देखकर वो पूरे तरीके से पस्त हो गया और फिर वो ऐसे उसने अपना जीवन जिया जैसे जीवन हो बोझ, परंतु उसने उस पर्टिकुलर चीज़ को हासिल कर लिया जिसके लिए वो लोग शायद दूसरे लोग नहीं हासिल कर पाए, है ना। आप बात समझ रहे हैं इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपने इतना उपभोक्तावाद टाइप फैला दिया, उसमें ये है कि आपको हर चीज़ चाहिए पहली बार में, दूसरी बार में हमसे कोशिश नहीं होगी, और पहली बार में आप दीजिए, उसके बाद तो कोई मतलब है ही नहीं लाइफ में। इसके बाद आपको 536 ऐसे कोच मिल जाएंगे जो आपको ये बताएंगे कि जीवन में सफलता विफलता क्या होती है, वो आपको इस बारे में समझाएंगे। अरे सफलता विफलता की ना तो सफलता की कोई डेट होती है और ना ही विफलता जैसी कोई चीज़ होती है। इम्पॉर्टेंट होता है कोशिश करना। लाइफ इज़ ऑल अबाउट जर्नी, इट्स नेवर अबाउट डेस्टिनेशन। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको छोड़ के जाता हूँ और आपसे एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप खुद भी इस बारे में कभी सोचना कि क्यों हमारे इतने ब्रेव वॉरियर्स हुए, सेनानायक हुए, उस सब के बावजूद भी हम लोग अपने उद्देश्यों में पूरा नहीं कर पाए या उनको हासिल नहीं कर पाए। उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने कि विदेशी आक्रांता या विदेशी सत्ता जिन्होंने वो हमारे ऊपर राज किया वो थी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।